जैसे हमारा बॉडी है और सांस है। सांस टूटी, बॉडी खत्म। संगीत में रिदम टूटा, संगीत खत्म। और सीखने के बाद स्केल है, कॉर्ड्स है, ताल है, क्या है, तो वो एक ट्रेनिंग होती है कि हाँ ये गाना कौन से स्केल में है। मैं अभी तबला मिला रहा था, हर स्केल का अलग अलग, तो वो एक मतलब सीखने के बाद समझ में आएगा। मैं ऐसे क्या समझाऊं, लेकिन हाँ सारे गामा पधा निसा जो होता है वो भी एक स्केल है हमारा मेन, जिससे हम सा में तबला मिला रहे हैं, रे में मिला रहे हैं, ग में मिला रहे हैं। जब जागा तब सवेरा। हाँ तो लेकिन हाँ ऐसे कर प्रॉपर ट्रेनिंग कोई प्लानिंग करता है तो उसके लिए हाँ 4 साल की एज से अगर शुरू करता है कोई, तो 15 से 20 साल में जाते जाते बच्चा एक लेवल पे ऐसा आ जाएगा कहीं भी मतलब एक प्रोफेशनल लेवल तक क्वालिटी आएगी उसमें। तो सोना तो सोना ही रहता है, चाहे जितना भी पुराना हो। तो लॉकर में पड़ा हुआ सोना भी सोना होता है। अब बस बच्चे कुछ ले ले मेरे से, यही मैं चाहता हूँ। जो हमने अपने जमाने में किया, इस जमाने में कम मिलता है चीजें, है ना। और डिजिटली तो बहुत सी चीजें मिल जाती है, लेकिन जो मैं कराता हूँ वो चीजें नहीं मिलेगा। नेचुरल है। जो चीज तप कर सीख कर मिल सकती है वो ऑनलाइन नहीं मिल सकती। रुत अत सुहानी बलमा, रुत अत सुहानी बलमा, कासे कहूँ मन की बात, कासे कहूँ मन की बात। अब तो घर आ जा बलमा रे, अब तो घर आ जा बलमा रे। वेलकम टू माइंड मेल्टर्स, गूज़बम्प्स। आज के जो पर्सनालिटी हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, उनका कोई इंट्रोडक्शन की अब जरूरत नहीं है। हमने इतना कुछ देख लिया, ऐसा लग रहा था कि सुरों के बीच में साक्षात माँ सरस्वती आ गई है। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो प्लीज वेलकम मिस्टर राकेश शर्मा ऑन आवर शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। ठीक है, आप क्या करते हैं वो हमने देख लिया है, तो आप अपने आप बताइए, आपका इंट्रोडक्शन, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, आपका जो ये केंद्र है इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल माइंड मेंटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारे बच्चों का इतने सारा आइटम्स देखा, सुना, अप्रिशिएट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वर मंदिर कलाश्रम की शुरुआत 2000 में हमने किया और 2-4 बच्चों से शुरू हुआ ऐसे। और फिर मैं बच्चे सीखने आते थे, उनको सिखाता गया और सिखाने के 4-5 साल के बाद ऐसा लेवल आया कि सारेगामापा इंडियन आइडल में भी बच्चे हमारे गए। टॉप 5 में भी आए हैं इंडियन आइडल में, सारेगामापा में टॉप 18 में गए हैं। इस लेवल तक चला गया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ है, मुझे करना चाहिए। वो मैंने देख लिया है। और बच्चों को मतलब सिखाएंगे और भी तो उनके अंदर टैलेंट आएगा तो आगे बढ़ेंगे। 2 चीजें होता है, या तो मैं कलाकार बनूं या गुरु बनूं। तो मैंने सोचा मैं कलाकार तो नहीं बन सकता, क्योंकि कलाकार बनने के लिए थोड़ा सा और एफर्ट्स चाहिए। लेकिन हाँ इतना नॉलेज गुरु ने दिया है कि मैं उसको बच्चों में दे सकूं और बच्चे फिर वो आगे बढ़े। वो बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आपका बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था या कोई ऐसा मोमेंट था कि जब ये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ? बचपन से था। मेरे पिताजी मतलब संगीत मतलब सीखा नहीं उन्होंने, लेकिन फ्लूट वगैरह बजाते थे, हारमोनियम मेरे घर में था शुरू से। पिताजी को शौक था। जॉब में चले गए तो उनका उतना नहीं रहा, गवर्नमेंट जॉब में थे वो, बट उन्हीं से प्रेरणा मिली और इनबिल्ट उन्हीं से मेरे अंदर है। और मेरे भाई भी हैं उसमें, मुकेश शर्मा, वो भी वोकलिस्ट है, वो पटना में रहते हैं उधर। तो उन्हीं से प्रेरणा मिली, वो गाते थे। बचपन में हम लोग सुनते थे गाना गा रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं, तो उनको सुन के रेडियो में गाना सुनते थे बचपन में, तो गाते थे। स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे। फिर वो स्कूल में पार्टिसिपेट करने में टीचर बोलते थे बहुत अच्छा गाते हो तुम दोनों भाई, बहुत अच्छा, तुम लोगों को सीखना चाहिए। तो उसी में एक रेडियो स्टेशन के आर्टिस्ट लोग आए और हमारे गाँव में वो शो किए। तो हम दोनों भाई का भी आइटम उसमें हुआ कि नहीं तुम लोग अच्छा गाते हो तो गांव की तरफ से तुम लोग गाओगे 2 बच्चे। हम लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंट किया। तो वहाँ के जो भी आर्टिस्ट आए हुए थे बोले कि तुम लोग सीखते हो क्या? मैंने बोला नहीं, इतना अच्छा कैसे सुर लय में गा रहे हो। फिर हम लोगों ने अपना परिचय दिया, फिर बोले नहीं तुम लोग सीखो, आगे बढ़ सकते हो।
तो उन्होंने अपना वो एड्रेस दिया, हम लोग पटना पहुंचे। फिर हमारे गुरुजी वो गुलाम मोहम्मद खान साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने फिर उनके शरण में गए, तो ऐसे सीखना प्रारंभ किए। तो प्रॉपर शास्त्रीय संगीत की फिर ट्रेनिंग लिया हमने। पहले मेरी तबला से स्टार्टिंग हुई, हाँ YP सिंह है पटना में, यदुनंदन प्रसाद। फिर ये वोकल का गुरुजी से सीखा। तो इस ढंग से वोकल और तबला दोनों की ट्रेनिंग हमने प्रॉपरली 13-14 साल लगभग गुरु के सानिध्य में रहा। उसके बाद फरीदाबाद आए, फिर इस ढंग से शुरुआत हुई। तो ये म्यूजिक के बारे में बताइए, मतलब शास्त्रीय म्यूजिक के बारे में बताइए, और ये कैसे डिफरेंट होता है बाकी म्यूजिक से? हाँ, डिफरेंट तो होता है, क्योंकि शास्त्रीय मतलब शास्त्र से जुड़ा हुआ, शास्त्र से जुड़ा हुआ। शास्त्र हमारे मतलब हर चीज का एक बेस है। जो शास्त्र में बन चुका है वही हो रहा है इस सृष्टि में। तो संगीत भी हमारा शास्त्रीय जुड़ा हुआ शास्त्र से। तो शास्त्रीय संगीत के बिना कोई भी संगीत नहीं, चाहे आप उसमें फोक लीजिए, पंजाबी लीजिए, फिल्मी है, गजल है, भजन है, और यहाँ तक कि वेस्टर्न म्यूजिक वो भी राग बेस्ड होता है। उनको ये नहीं पता कि कौन सी राग है, वेस्टर्न वाले को नहीं पता कि राग कौन सा, लेकिन हम लोग पकड़ लेते हैं कि कौन से राग से नोट्स निकला है ना। तो हमारी तो ये धरोहर है, इसलिए इसके बिना कोई भी संगीत की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबका जड़ है। अब कहेंगे कृष्ण जी भी बांसुरी बजाते थे, तो संगीत तो वहां भी था हमारा। तो उस टाइम तो ये वेस्टर्न वगैरह नहीं था कुछ, बिल्कुल। तो हमारी धरोहर है, इसके बिना तो किसी संगीत की कल्पना कर ही नहीं सकते। इसलिए शास्त्रीय संगीत हर संगीत का जड़ है। जो इस जड़ को नहीं जानता वो थोड़ा मोड़ा ऊपर का संगीत समझ सकता है, लेकिन वो डीपली नहीं जा सकता। ये हमारा शास्त्रीय संगीत। तो म्यूजिक सीखने की कोई एज होती है, या कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए सीखना? एज ऐसे कोई होती नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए प्रॉपर जिसको उस फील्ड में जाना है, तो 3-4 साल की एज से अगर बच्चा स्टार्ट करता है तो 15-20 साल में जाकर के वो एक लेवल पे तो आ गया। अब जैसे हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर सविता हैं, ये स्टार्ट करी काफ़ी लेट, फिर भी इस लेवल पे आ गई। मतलब मुझे लग रहा है 38 में स्टार्ट किया होगा, एज इनका रहा होगा। अब आप एज एज की बात कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। तो इस ढंग से ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी परफॉर्म कर सकता है उसके बाद। तो ये एक कहते हैं कि मतलब म्यूजिक सीखने के लिए आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, तो ये आवाज बाय बर्थ अच्छी होनी चाहिए या इसमें इम्प्रूवमेंट करके अच्छी कर सकते हैं? दोनों तरह से होता है। एक गॉड गिफ्टेड होता है, जो भगवान ने उसकी आवाज अच्छी दी है, लेकिन उसको तराशेगा नहीं तो भी वो आगे नहीं बढ़ेगा। तराशना तो पड़ेगा। भगवान ने अगर दिया है तो उसको जब तक वो तराशेगा नहीं कोई भी चीज, तो आगे नहीं बढ़ सकता। एक होता है कि आवाज अच्छी नहीं, लेकिन बहुत शौक है, डेडिकेशन है कि करना है, तो वो भी गुरु के सानिध्य में अगर आता है तो उसको जो भी तरीका बताया जाएगा कि इस ढंग से रियाज करना है, तो वो भी आवाज को बना सकता है, उस लेवल तक पहुंच सकता है। और पहुंचे हैं लोग, ऐसे बहुत सारे लोग। पंडित भीमसेन जोशी की भी उतनी अच्छी आवाज नहीं थी, लेकिन वो रियाज करके इतना अपने आप को तराशे कि भारत रत्न तक पहुंच गए वो लोग, महान आदमी। तो ऐसी कुछ नहीं है, मेहनत से कुछ भी संभव। भगवान ने दिया है, इसका मतलब यूज नहीं करे तो भी बेकार है। और एक भगवान ने नहीं दिया है, वो पाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि जो गॉड गिफ्ट मिला उससे भी आगे पहुंच सकता है। ये तो कुछ म्यूजिक के बारे में बताइए, जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये वाला बजाओ, मुझे तो ठीक से अभी नाम भी नहीं आते, मैं भी आपसे सीखूंगी। अच्छा, मेरा भी इनको देख के बहुत मन कर गया। अच्छा। तो कुछ बताइए कि क्या होता है, कौन कौन से होते हैं म्यूजिक? तो उसमें जैसे आप कह रहे हैं, उसमें कुछ स्केल होते हैं, सुर होते हैं, ताल होते हैं, है ना। ये सब सीखने के बाद समझ में आएगा। ऐसे मैं एक्सप्लेन शॉर्ट में कर देता हूँ कि 2 पार्ट है संगीत का, एक सुर है, एक लय है। जैसे हमारा बॉडी है और सांस है। सांस टूटी, बॉडी खत्म। संगीत में रिदम टूटा, संगीत खत्म, है ना। और सीखने के बाद स्केल है, कॉर्ड्स है, ताल है, क्या है, तो वो एक ट्रेनिंग होती है कि हाँ ये गाना कौन से स्केल में है। मैं अभी तबला मिला रहा था, हर स्केल का अलग अलग, तो वो एक मतलब सीखने के बाद समझ में आएगा। मैं ऐसे क्या समझाऊं, लेकिन हाँ सारे गामा पधा निसा जो होता है वो भी एक स्केल है हमारा मेन, जिससे हम सा में तबला मिला रहे हैं, रे में मिला रहे हैं, ग में मिला रहे हैं। गाने का स्केल अलग अलग होता है, उस हिसाब से हम उसको मैच करते हैं। तो जब मैच होता है, सुर में सुर मिलता है, तब एक संगीत, सुंदर संगीत पैदा होता है। तब हम सुनने में लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें बहुत बैकग्राउंड वर्क होता है।
जो भी म्यूजिक, जैसे आप फिल्म संगीत का सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं एक साथ, लेकिन सबका स्केल मिला होता है, इसलिए हमें सुंदर लगता है। तो ये होता है, तो धीरे धीरे डीपली जब जाता है आदमी तो पता चलता है सुर क्या है, स्केल क्या है, रिदम क्या है, तो पता चलता है। आजकल देखा जा रहा है कि मतलब इस मॉडर्न उसमें कोई भी सिंगर बन रहा है वो ऑटो ट्यून से कह रहे हैं कि कोई भी गा सकता है, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक है, मैंने बिल्कुल लाइव परफॉर्मेंस देखी है आपके स्टूडेंट की, तो यहाँ पे तो मुझे लगता ही नहीं कि ऑटो ट्यून पॉसिबल भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऑटो ट्यून के जरिए सिर्फ डिजिटली पूरा फेमस हो सकते हैं, लेकिन अगर लाइव को अगर हम देखते हैं तो जो अभी आपने बच्चों का सुना कि कोई जरूरत नहीं ट्यून की, वो अपने आप ट्यून है, तो मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब वो डिजिटली अगर फेमस थोड़ा हो रहे हैं, लेकिन उनका अगर सामने लाइव में सुनेंगे तो वो बिल्कुल बेसुरा है, वो बकवास है उनकी, मतलब सुनने में आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ गा ही नहीं रहा है। तो मैंने देखा रील इसका, तो बहुत सुंदर गा रहा था, बहुत बढ़िया सुर लगा रहा था। तो वही चीज है कि ऑटो ट्यून करने से संगीत को हम नहीं समझ पाते। ठीक है, सुर को ठीक कर लिया मशीन के द्वारा, लेकिन जो गले में भगवान ने दिया है वो मशीन के द्वारा ठीक नहीं होता। वो आप रियाज करके साध के जब आप सुर निकालते हैं तब वो परफेक्शन आती है, तब वो दिखता है। कोई भी आर्टिस्ट को समझना है ना तो लाइव में समझिए, लाइवली क्या गा रहा है, क्या बजा रहा है, तब उसको आप समझ पाएंगे कि वो सही में रियाज किया है या सही में सीखा है। नहीं तो ऐसे समझ नहीं पाएंगे। आज का डिजिटली जितनी चीजें आ रही है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो सही में वो आर्टिस्ट अच्छा है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑटो ट्यून करके अपने आप को चाहते हैं पॉपुलर हो जाए, लेकिन लाइव में वो बिल्कुल जीरो है, इसलिए उसकी वैल्यू हम नहीं देते। वो बिल्कुल बकवास है, इस समाज को और खराब कर रहा है और बच्चे को ना इजी वे में ले जाना चाहते, लेकिन इजी है नहीं, इजी है नहीं। मेहनत के बाद ये इतनी जो बच्चे आपने सुना बहुत मेहनत किया है, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, तब जाकर के वो लाइव आप सुन रहे हैं। और वो तो ऑटो ट्यून तो बस आज गाया कल कलाकार हो गया। बिल्कुल, है ना? मतलब आज की जनरेशन जो है उसको शॉर्टकट्स चाहिए, बस right? बस और वो उसी तरफ ही भागती जा रही है। तो आप मतलब इतने छोटे बच्चों को रूट से जोड़कर रख रहे हैं, तो कितनी मेहनत लगती होगी इसमें? मेहनत तो है, पेशेंस पहला नंबर मेरा है। गुरु का पेशेंस नहीं होगा तो हम सिखा नहीं पाएंगे। आजकल ये जनरेशन उम्मीदें लेके आते हैं मेरे पास कि आएंगे और 1 महीने 2 महीने में कुछ जादू हो जाएगा सर के यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मेरा काम है एज ए गुरु, एज ए टीचर कि उस चीज को, सही चीज को समझा पाए कि नहीं बेटा आप जो शॉर्टकट चाह रहे हो उसमें शॉर्टकट है नहीं, वो है एक दिशा के द्वारा, एक रूट के द्वारा आप कैसे उस सुर को समझोगे, कैसे साधोगे, सा कैसे रियाज करोगे। लोग 2-2 घंटे सा की रियाज करते, 2 hours ओनली सा। क्यों उससे हमारा बेस बनता है, सुर नाद से जुड़ता है, पेट से जो गाना होता है। तो इतना मेहनत करने के बाद वो चीज आती है, तो बाद में पेरेंट्स को समझ में आता है कि हाँ बहुत मेहनत है इसमें, तो कई छोड़ के चले जाते हैं। और जो टिकते हैं वो आपको दिख रहा है, जो टिक गए उनको दिख रहा है कि कितना बढ़िया गा रहे हैं। कई उम्मीदें जो लेके आते हैं कि हम 1-2 महीने में बहुत अच्छे कलाकार बन जाएंगे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा गाने लगेगा, ऐसा कुछ जादू है नहीं। हाँ, मेरा पेशेंस है कि मैं उसको उसके हिसाब से नहीं सिखाता स्टार्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर रूट नहीं पता होगा उसको तो फिर वो संगीत कैसे समझ पाए। वो बच्चा है, उसको पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, डिजिटली चीजें देख करके मेरे पास आया है तो वो कहाँ समझ पाएगा। इसलिए हमारा काम है कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसको बताना, रूट को बताना, जिससे वो समझ पाए कि सही संगीत क्या है। और इसी काम को मैं कर रहा हूँ, उसी में विश्वास कर रहा हूँ। और मेरे पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि ये मतलब जहाँ मैं रहता हूँ उसी एरिया से आते हैं, इसीलिए आते हैं कि नहीं वहाँ जाओगे बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और मुझे खुशी मिलती है कि नहीं मैं इस चीज में पेशेंस रखा हूँ, तभी बच्चे ऐसे समझ के आ रहे हैं कि नहीं ये अच्छा कराते हैं सर जल्दी, मतलब घबराते नहीं कि इनको 10 गाने करा देने 1 महीने में। आजकल जो मार्केट में चल रहा है 10 गाने सिखाया आ रहे हैं, वहाँ तो 10 गाने 2 महीने में सिखा दिया। यहाँ आके सर आप सारेगामा करा रहे हैं सिर्फ, तो मैं तो बेस कराता हूँ। लेकिन उसका फायदा जब थोड़े टाइम बाद होता है तब पेरेंट्स को लगता है, लोगों को, कि नहीं सर बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं और आज मेरा बच्चा यहाँ पहुँच गया। फिर कंपटीशन में जाते हैं, वो फिर प्राइज लाते हैं, तब पता चलता है कि नहीं 2-4 साल में पता चल गया कि ये सर का लेवल क्या है सीखा। तो ये इस लेवल से मैं डाउन भी नहीं होता, ना मैं पीछे जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं उस चीज को छोड़ ही नहीं सकता। बेस को छोड़ दिया तो फिर तो वो बच्चे आए उनको क्या पता, वो तो बिल्कुल जीरो है। हमारा काम है उनमें ज्ञान भरना,
कोरा कागज है, लेकिन बच्चे मार्केट में जो है ना, कुछ टीचर्स वो डिस्टर्ब करते हैं। जाते जाते गाना, मसाला से काम नहीं चलता। मसाला बनता कैसे, हम वहाँ पे काम करते हैं, है तो ना? क्या ये बच्चे म्यूजिक अपना गाना वगैरह भी कुछ नया क्रिएट भी कर सकते हैं? हाँ, करते हैं। हमारे हैं। बच्चे ऐसे हैं कई जो कर रहे हैं, बना रहे हैं। अभी जो आप सुन रहे थे उसका, ये भी बना रही हैं, ये भी बनाती हैं सविता, डॉक्टर सविता जी। हाँ, सब बच्चे, क्योंकि 2-3 साल के बाद अब ये लड़का आप सुन रहे थे विनायक का, विनायक क्या कर रहा है, अपने गाना निकलता है अपने आप क्रिएट कर रहा है। तो यही डिफरेंस है, जो गाना सिखा देते हैं वो उसी गाने तक स्ट्रिक्ट बस रहता है, बस और जो आप बेस बना रहे हैं, रूट बना रहे हैं, ये बच्चे नया क्रिएट कर रहे नया हैं। क्रिएट करते हैं, ये फायदा है उसका। सही में तो ये है ना कि नया क्रिएट नहीं किया तो हाँ, सीखने हाँ। का फायदा क्या है, आप बताइए। वो गाना तो कभी ना कभी आउटडेट हो ही जाएगा, और आजकल के टाइम बिल्कुल। में तो एक हफ्ते में ही आउटडेट हो हाँ, जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि वो अपना ही कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं। तो इसमें आपकी भी पेशेंस है, बच्चों की भी पेशेंस है, और पेरेंट्स की भी पेशेंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑडिशंस वगैरह होते हैं, इसमें आपके बच्चे जाते हैं, तो ऑडिशंस का भी कहते हैं कि कुछ प्लान्ड होते हैं, कुछ टीआरपीज होती हैं, तो ऑडिशन की रियलिटी क्या होती है? ये होता है, सही क्वेश्चन किया आपने। ऐसा होता है मार्केट में कि ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हुई, गए, और खास करके मेरे स्टूडेंट गए हैं, उनसे भी मतलब ऐसा बोला गया था। पर्सनली उन्होंने बताया था कि सर वहाँ जाने के बाद जब आप टॉप 5 में आए तो उसके बाद कई चीज़ें वो लोग प्रेशराइज करते हैं। ये होता है वहाँ पर, है ना? तो ठीक है, वो वहाँ से फिर बैकअप होके ऐसे लोग फिर वो अपना मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि उस लेवल पे जाके गेम तो होता है। क्योंकि अब टॉप 5 में, टॉप 10 में जब चले गए तो वहाँ पे प्रेशराइज किया जाता है कई चीज़ों के लिए। अब कई पेरेंट्स तो उस चीज़ को नहीं कर सकते कि भाई आपका कुछ है ऐसा कि भाई हमको इस लेवल में आप आ गए, आप इस क्या कर सकते हैं और आप अपने बच्चों के लिए। तो अब एक पेरेंट्स कई होते हैं म्यूजिक वगैरह जो उस लेवल में जाते हैं करने, तो उस उतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो उस लेवल में कुछ भी डिमांड होगा उनका, कुछ होगा, वो पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जो अच्छे हैं कि हाँ भाई हम इसी लाइन में आगे बढ़ना है, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से बैक हो गए और उसके बाद फिर अपना काम करते हैं, मार्केट में शोज कर रहे हैं, प्रोफेशनली शो कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ वो जा ही नहीं सकते, वहाँ जा सकते हैं वो जिनके पास बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होगा, वो पहुँच सकते हैं कि हाँ ये है। पर ये भी तो है ना, कुछ सिंगर्स की बात नहीं करूंगी मैं, कुछ की करूंगी, नाम नहीं लूंगी, पर जो असली संगीत है उसकी पहचान वो कर रहे हैं जो खुद ऑटो ट्यून के भरोसे बैठे हुए हैं। क्या ऑटो ट्यून? जैसे जो बच्चे हैं ऑडिशंस वगैरह में जाते हैं, जो जजेस हैं, वो जरूरी नहीं है कि उनका क्लासिकल बैकग्राउंड होगा, वो गाना गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, और जैसे ही ऑटो ट्यून का आजकल एक्सपोज भी हो रहे हैं कि इस सिंगर ने ऑटो ट्यून से फेमस हुआ है, तो जज वो हैं, उनको शायद इस शास्त्रीय संगीत की इतनी पहचान नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे भी नेपोटिज्म और ये सब कुछ आता है। उनको वहाँ जाके कमी महसूस होती है। जब उस लेवल पे जाते हैं ऑडिशन में, तो उन बच्चों को ये फील होता है कि मैं ऑटो ट्यून से करके वहाँ पहुँचा हूँ, तो जब वहाँ गाना लाइव है हमें, तो वो वहाँ फंस जाते हैं। क्योंकि उनको गाना सुनाना है, स्केल पकड़ना है, स्केल नहीं पकड़ पाते, बाद में आउट ऑफ स्केल हो जाते हैं, तो वो आउट हो जाते हैं। उनको वहाँ फील होता है कि नहीं, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, क्या है ये मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है गुरु की और शास्त्रीय संगीत का बेस का, उसके बिना तो वो कर ही नहीं सकते। ऑटो पहुँच गए ठीक है ऑटो ट्यून से, लेकिन जजेज भी वहाँ कहते हैं कि नहीं बेटा आप ट्रेनिंग नहीं है कुछ, तो नहीं सर मैंने ऐसे किया, ऑटो ट्यून से सुना, यूट्यूब से, नहीं ट्रेनिंग लीजिए, आप शिक्षा लीजिए। और जो ट्रेनिंग लिया हुआ होता है वो दिख जाता है अलग से कि हाँ कितने अच्छे हैं वो, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। फिर वो आते हैं गुरु के सानिध्य में कि नहीं मुझे कुछ सिखाया जाए, मुझे कराया जाए, ये होता है। कोई क्वालिटी है बच्चों में जो आप पर्टिकुलरली देखते हैं जब वो आपके पास आते हैं, हमें संगीत सीखना है? ये बच्चे आते हैं मेरे पास, कई लोग, जैसे मैंने पहले उसका ट्रायल लेता हूँ कि कैसा सुर है, ऐसा सेंस है, तो ट्रायल लेने के बाद, अब छोटे बच्चे हैं तो उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोरा कागज है। उनका ट्रायल लेने के बाद भी हम कोशिश करते हैं कि शायद या आगे चेंज हो। जो बड़े होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुझे स्ट्रिक्ट होना होता है कि नहीं, अगर आप टाइम यूज़ कर रहे हैं तो सुर लय का थोड़ा सा भी पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो उनके लिए मैं देखता हूँ कि हाँ भाई सुर लय अच्छा है तो उनकी एंट्री में ले लेता हूँ। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे के लिए हम थोड़ा सा छूट भी देते हैं कि नहीं अभी सुर अच्छा नहीं, लय एज छोटी है, हो सकता है सीख के डेवलप हो जाए,
तो ऐसे करके हम सिलेक्शन करते हैं, उनका एंट्री लेते हैं, एडमिशन लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, और फिर वो ट्रेनिंग देना शुरू करते और फिर आप उनको निखार देते हैं। हैं। जी, जी। तो कितना रियाज, अभी ये बच्चे हैं, ये पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसे मैनेज करते हैं अपनी स्टडीज भी, रियाज भी? ये अच्छा कैसे क्वेश्चन। तप रहे हैं ये, हाँ, मतलब दोनों तरफ? मैं इसमें गाइड रियाज के लिए टाइम भी इनको बताता हूँ हमेशा कि कैसे करना है। आजकल बच्चे बिजी बहुत हैं, बिल्कुल। है ना, बिजी ज्यादा है, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क है ना। तो मैं इनको सिखाता हूँ कि टाइम कहाँ कहाँ है आपके पास। स्कूल के बाद बच्चे मोबाइल गेम या टीवी, वहाँ बोलता हूँ कि शॉर्ट कराओ, यहाँ से टाइम निकालो। अगर आप आधे घंटे मोबाइल पे गेम खेल रहे हो तो आप आधे घंटे म्यूजिक से खेलो, वहाँ रियाज करो, उसका फायदा आपको लाइफ में आगे बहुत दिखेगा। ये गेम का फायदा है। तो उनको पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, ऐसा नहीं है, बोलता हूँ कि इसका नहीं सर टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, मैं उनको समझाता हूँ कैसे नहीं मिलता। टीवी और मोबाइल से थोड़ा आधे घंटे 40 मिनट निकालिए मिनिमम। तो डेली एक रूटीन में जब 30 मिनट्स 40 मिनट्स होता है रियाज जो मैं बताया हूँ, उसके बाद वो एक ट्रैक पे आने लगते हैं। और एक और टाइम लॉट में उनको बताता हूँ, जैसे स्कूल है तो छुट्टियां भी बहुत सारी होती है ना। तो मैं उनको बोलता हूँ कि स्कूल में जो भी छुट्टियां होती है उस छुट्टियों में आप 1 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा रियाज करें, जिससे उसका बेनिफिट्स मिलेगा आपको। तो टाइम तो है ही, कैसे नहीं टाइम है। मैं तो खुद टाइम लॉट, मैं खुद स्कूल में हूँ, मुझे पता है बच्चे कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इसलिए उनको टाइम लॉट में बताता हूँ। हाँ, जो यूज कर लेता है वो आगे बढ़ता है, वो आपको दिख गया। ये सब जो बच्चे आपको सुनाया अभी, गाए हैं बजाए हैं, सब एक टाइम लॉट में बंदे हैं। उनके पेरेंट्स भी बहुत एक्टिव है, कुछ है जो अपना एक ध्यान नहीं दिए, लेकिन मेरी बात को अगर जो भी पेरेंट्स है बच्चे फॉलो किए हैं, वो सब अच्छा गा रहे हैं, अच्छा बजा रहे हैं, और फरीदाबाद से बाहर नाम कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखा है, जो सबसे बच्चे हैं ये बिल्कुल छोटे बच्चे हैं लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब इनका म्यूजिक सुन के ना आई वाज स्पीचलेस। तेरे कैलाशों का अंत न पाया। थैंक यू कि आपको अच्छा लगा। कौन कौन सी ऐसी गलती होती है म्यूजिक में जो कि हर बच्चा बहुत कॉमन करता है? तो स्टार्टिंग में ज्यादातर होता है, जब बच्चे सीखते हैं तब 1 ईयर के अंदर ये होता है कि मतलब बच्चे, पेरेंट्स ने डाल दिया तो सोचता है कि चलो एक क्लास है, नॉर्मल जाना है, एंजॉय करना है और आ जाना है। तो ये सब गलतियां स्टार्टिंग पेरेंट्स से भी होती है, और हम लोगों ने भी किया है। जब स्टार्टिंग में सीख रहे थे 1 ईयर, तो वो लगता था कि चलो सीख रहे हैं, लेकिन जब उसके डीप में जाते हैं समझने के बाद, तब लगता है नहीं, ये तो पूरा संसार है इसमें। हर बच्चे गलत करते हैं, लेकिन समझने के बाद संसार ये लगता है कि इसमें पूरा नेचर है, पूरी दुनिया है, सुर और लय, 2 चीज। हमने क्या बताया अभी कि बॉडी और सांस। तो क्या है, सांस खत्म बॉडी खत्म। उसी तरह संगीत, शास्त्रीय संगीत खास करके हमारा ये सिखाता है जिंदगी में पेशेंस, कंसंट्रेशन और पूरा इमोशन। फिर आपको मतलब कोई पढ़ाई कर रहा है, कई बच्चे म्यूजिक चलाते हैं, म्यूजिक चला के थोड़ा सा कम साउंड में पढ़ते हैं, उससे डिस्टर्ब नहीं होते, उनको एक मतलब रिलैक्स भी लगता है, अपना काम भी करते हैं। ऐसा आपने सुना भी होगा, करते भी बच्चे। मेरा भी बेटा ऐसे पढ़ के वो भी आगे गया है ना। तो सब बच्चे ऐसे कम साउंड में, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक उनको अच्छा लगता है, तभी वो ये करते हैं। तो टाइम वेस्ट की बात जहाँ तक आपने बोला, तो 1 साल जो स्टार्टिंग का है, अगर 1 साल बच्चा टिक गया मेरे पास, तो टाइम वेस्ट नहीं करे, उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमें अब इसके ऊपर जाना है, और जो सर बोल रहे हैं। और मैं ऐसा नहीं, डे 1 से ये चीज़ समझाता हूँ। बोलने में मैं क्लास में, कभी कभी मेरी स्पीच की क्लास चलती, मैं बोलने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा बोल दिया। नहीं, वो भी जरूरी होता है ना, लेकिन मैं फिर छोड़ता नहीं, तो मुझे लगता है कि अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़े समझाने में, कहने में। क्योंकि सिर्फ क्लास करने से ही नहीं होता कि हमारी क्लास की है, जो मैंने सिखाया, रियाज किया, हो गया, नहीं, और भी चीजें समझाना संगीत के अलावा। एक गुरु का काम होता है कि मतलब बच्चा तो बच्चा ही है ना, वो तो प्लेन है, वो टाइम पास करेगा, हो सकता है क्लास में सुनेगा नहीं। मेरा काम है उसको अटेंशन देना, अटेंशन दिलवाना, फोकस कराना और काम कराना एज ए टीचर। नहीं करते तो मेरी भी गलती है ना। तो जैसे आजकल कोक स्टूडियो है, कोक स्टूडियो के म्यूजिक बिल्कुल एक अलग ही लेवल का होता है और आज बहुत चल रहा है। सो हमारा इंडियन म्यूजिक है, उसमें कहाँ कमी रह जाती है? क्या हम अपने क्लासिकल म्यूजिक को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं?
नहीं नहीं, कोक स्टूडियो की बात जो कर रहे हैं आप, कोक स्टूडियो जितने लोग लाइव उसमें बजाने गाने वाले सब शास्त्रीय से जुड़े, इसलिए वो अच्छा लगता है। आपको ही बता देता हूँ, एक एक इंस्ट्रूमेंट जो बजता है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैंने देखा है। कोक स्टूडियो में क्या है कि जितने लोग गा रहे हैं या बजा रहे हैं बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं शास्त्रीय का, तब वो उतना अच्छा म्यूजिक दे रहे हैं। बनता है। नहीं तो सवाल ही नहीं कि उतना अच्छा म्यूजिक आपको। अब उसी को आप लीजिए, जो पुराने टाइम जो फिल्मी दुनिया में गाने होते थे और आजकल हो रहा है, फर्क है। उस टाइम जो रिकॉर्डिंग लता जी और किशोर कुमार, मुकेश जी, रफी जी, मन्ना डे जी, उस टाइम जो गाना होता था उसमें क्या होता था, लाइव म्यूजिक चलता था। देखा होगा आपने, पूरी ऑर्केस्ट्रा लगी हुई, एक एक इंस्ट्रूमेंट का साउंड आ रहा है, पूरा 100 का ग्रुप है, 150 का ग्रुप है, तो पूरे सब लोग सीखे होते थे शास्त्रीय संगीत। कोक स्टूडियो उसी का एक दूसरा रूप है, मतलब आज का डिजिटल बोलेंगे कि उस जमाने में जो ऐसे होता था रिकॉर्डिंग फिल्मों में 100-150 ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ, उसी तरह कोक स्टूडियो में भी आप देखोगे पूरे इंस्ट्रूमेंट एक एक यूज होता है, सब नॉलेज वाले होते हैं, कोई भी उसमें ऐसे हल्के फुल्के लोग नहीं होते। और एक अच्छी चीज है, अच्छा प्लेटफॉर्म है वो गाने बजाने का भी, और मुझे तो अच्छा लगता है, मैं सुनता हूँ उसका गाना, बहुत अच्छी कंपोजिशन, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक, और ये होना चाहिए, ऐसी चीजें मार्केट में आना चाहिए आजकल के इस मतलब डिजिटल जमाने में। कोक स्टूडियो है जो मतलब अच्छा काम करता है। तो हम कहाँ लैग कर जाते हैं? शास्त्रीय संगीत नहीं लैग का, हमने क्या बोला? हम तो अभी आपको कोक स्टूडियो की तारीफ करें तो मैंने क्या बोला, उसके जड़ में शास्त्रीय संगीत है। जितने लोग हैं हम लैग नहीं कर रहे हैं। आप देखिए इसमें पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न संगीत में उनको मिला, लता जी भी हैं, वो भी शास्त्रीय संगीत अच्छा जानते थे। बिस्मिल्लाह खान साहब, सुना होगा नाम, हाँ जी, शहनाई के, बिल्कुल। तो कहाँ शास्त्रीय, सब शास्त्रीय। देखिए भारत रत्न ले रहे हैं लोग, शो कर रहे हैं अभी अच्छे, अभी आपके क्या नाम है, राशिद खान साहब की डेथ हुई है, बहुत ही अच्छा मतलब इस जमाने के शास्त्रीय संगीत को गाने वाले बजाने वाले, इतनी नॉलेज देखे गए हैं, इतनी नॉलेज देखे हैं कि हम उनको तो फैन है। तो लोग सुनता नहीं है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इस जमाने में डिजिटली लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं, है ना, ये कमी है। अगर उनको सुने इस लेवल के लोगों को, तो उनको समझ में आएगा कि संगीत सही में है क्या। यही कमी मैं आपसे पूछ रही हूँ। या मैं सुनना तो क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगता है, जैसे अब मैंने भी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम अटैचमेंट सी हो गई, लेकिन भागते हम वेस्टर्न म्यूजिक और शॉर्ट, हमें जल्दी आगे बढ़ना है ना, चक्कर ये है, हमको आगे बढ़ के एकदम रातों रात एकदम पूरा वर्ल्ड चैंपियन हो जाना है, ऐसा कुछ है नहीं। और इसमें तपना पड़ता है। हाँ, तपना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तपस्या है। नेपोटिज्म कितना ज्यादा है इस इंडस्ट्री में? वैसे तो हर कहीं है, स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री में, और उससे क्या चैलेंजेस आते हैं आपको, बच्चों को? आता है, बिल्कुल आता है। चैलेंजेस बहुत तरह के होते हैं, जैसे मैंने भी चैलेंज लेके बहुत कुछ किया। जैसे अगर दो चीजें हैं, संगीत मीडियम फैमिली जो होता है वो चाहता है हम सब कुछ करें, मेरा बच्चा ये भी करे वो भी करे। जो एक हाई फैमिली है वो उनके पास सुविधाएं ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से उस मतलब हाई लेवल की चीज़ को ज़्यादा पकड़ते हैं। जो गरीब है, जो तो नीचे तबके का है, उसका लाइफ में एक ही रास्ता होता है, वो फोकस करता है कि मुझे ये करना है, और उसके लिए उसको सुविधाएं नहीं होती हैं। वो बहुत फाइट करता है, बहुत ज़्यादा फाइट करता है। चाहे आप इंडियन आइडल के उसमें जाए, वहाँ भी फाइट करता है बेचारा वो, लेकिन फाइट करके वो जीतता कहाँ है, सिर्फ नॉलेज और टैलेंट और एक पेशेंस के द्वारा। बैकग्राउंड जीरो है, ऐसे बहुत आपने देखा होगा कि गरीब घर के बच्चे हैं वहाँ पहुँच रहे हैं फाइट करके, है ना। लेकिन टैलेंट तो टैलेंट है। अगर कोई सपोज सपोर्ट से या पैसा खर्च करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और कोई जीरो से मेहनत करके पहुँच रहा है, वो एक दिख जाएगा आपको कि बंदा ही मेहनत करके तप के आया है और तब ये यहाँ तक पहुँचा है। और जिसमें एक सपोर्ट होता है वो थोड़ा सा वीक भी होता है। सपोर्ट मतलब क्या होता है, सपोर्ट बच्चों को दिया जाता है, बड़ों को नहीं दिया जाता। तो सपोर्ट उतना ही चाहिए जितना आदमी मतलब जरूरत है। उसके बाद आप बोले कि उस लेवल पे जा करके हाँ होता है, देखता है कि हाँ भाई अप्रोच है, उनका बच्चा या उनका बच्चा है, तो उधर से उधर अप्रोच होता है, काम होता है। लेकिन फिर भी अगर उस अप्रोच में वहाँ नहीं पहुँच पाया बच्चा, तो क्या करता है वहाँ पे, वो पीछे हटा अपनी दुनिया बनाता है। अब जैसे देखेंगे गुलाम अली साहब क्या किए,
अपनी दुनिया बनाया, उनको फिल्मों की जरूरत नहीं है, किसी ऑडिशन की जरूरत नहीं है। ये हरिहरन साहब अपनी दुनिया बनाया, मतलब प्राइवेट अपने आप को ब्रांड बनाया कि कोई जरूरत नहीं फिल्मों की, कोई जरूरत नहीं इंडियन आइडल की, सारेगामापा की, अपनी दुनिया बनाया। अपनी दुनिया बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है कि लोग जाने कि भाई भारत में कोई आदमी है जो बहुत अच्छा गजल गाते हैं, भजन गाते हैं अनूप जलोटा की तरह। तो क्या है, उनको तो कोई वो नहीं किया डिस्टर्ब, उन्होंने क्या किया, रास्ता चेंज कर दिया और फिर एक चीज को पकड़ा और उसी में अपना वो काम करते चले गए और उसमें अपना नाम करते चले गए। तो ऐसे, लेकिन उनको फाइट करना पड़ता है, यही फाइट है कि फाइट से पीछे नहीं हटना चाहिए। चैलेंज तो अच्छी बात है ना, चैलेंज जिसके किस्मत में मिलता है वो कुछ करने वाला है कि नहीं। चैलेंज नहीं मिला तो फिर तो वो नॉर्मल इंसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर चलो भैया जैसे जी रहा है। इसलिए चैलेंज मिल रहा है तो आई एम लकी कि मुझे चैलेंज मिल रहा है, भगवान ने चैलेंज दिया है, तो उस चैलेंज को हम अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। राम ने भी तो चैलेंज लिया था ना, तो राम अगर वहां पे रहते अयोध्या में तो उनकी पूजा नहीं होती। चैलेंज लिया, एक्सेप्ट किया और फिर आगे बढ़ा, फिर देखिए उनकी पूजा होती। एक पाथ बनाना पड़ता है और हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज खुद को करना पड़ता है। ये सब में हिम्मत नहीं होती, सब में। वही राम के अब चारों भाई में चारों की 4 क्वालिटी है, लेकिन राम में क्वालिटी थी कि हर चैलेंज को आसानी से लेना और उसको करना। तो हर इंसान की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। तो जैसे अब संगीत की बात करते हैं, कई होते हैं जैसे पंजाबी सॉन्ग्स भी हैं, वेस्टर्न भी हैं, रैप भी है, अलग अलग है, ठीक है। सो ये अलग अलग सीखने पड़ते हैं या सब शास्त्रीय संगीत से ही शुरू होता है? शुरू तो शास्त्रीय से होता है। पहले कोई भी पंजाबी सिंगर भी है या कोई भी गजल सिंगर है, भजन सिंगर है, शुरुआत उसकी सारे गामा से ही होती है। तो वो उसके डेप्थ में जाएंगे तो कहेगा नहीं पर रियाज करना पड़ता है। तो रियाज क्या है, यही है कि शास्त्रीय का रियाज करने के बाद जब आप एक लेवल पे 6 साल 7 साल की ट्रेनिंग जब होती है, तब आपकी आवाज़ में एक निखार आता है, सुर लय की पहचान होती है। फिर क्या होता है कि सबकी आवाज़ अलग अलग क्वालिटी का होता है। किसी पे भजन सूट करता है, नहीं कहते कि नहीं तुम पे ये सूट नहीं कर रहा है, तो किसी पे पंजाबी सूट करता है, किसी पे फिल्मी सूट करता है, किसी पे आपका फोक सॉन्ग जो ऐसे ले यूपी का ले भोजपुरी होता है यूपी का, तो वो भोजपुरी सूट करता है, तो टोन होता है ना। तो रियाज करने के बाद सबकी आवाज क्वालिटी अलग अलग लगती है, उसमें क्या सूट करता है वो मायने रखता है। उसके बाद उसको अगर उसको नहीं पता तो गुरु भी बताता है कि आप पे इस ढंग का गाना सूट करेगा, बेटा आप इस टाइप के गाने आप गाइए और इस पे काम करिए तो आगे बढ़ सकते हैं। इस ढंग से वहां से रूट निकलता है अलग अलग, लेकिन सबका जड़ शास्त्रीय संगीत का, उसके बाद ही वहां से अलग अलग रूट निकलता है। तो ये जितने भी म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, क्या ये सब म्यूजिक स्कूल से, गुरु से सीख कर ही आते हैं? मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं। उसमें कुछ होते हैं जो गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, कई बच्चे होते हैं बहुत बढ़िया गाते हैं, पहले से कुछ नहीं सीखा है, उसमें खटका मुर्गी लगा रहा है, सरगम भी लगा रहा है, सुन के कैच कर लिया, सुन के इतना कर सकता है, इसका मतलब उसके अंदर पहले से भगवान ने दिया है ना। बहुत कुछ ऐसे बच्चे भी मेरे पास आते हैं कि जिनको गॉड गिफ्टेड है आवाज़, तो वो किस लिए आते हैं, इसलिए आते हैं कि और भी हम सीखें, अपने अंदर निखार लाएं और स्केल सुर ताल क्या होता है उसको समझते हुए जब जाएंगे मार्केट में तो हमारी वैल्यू हो। भगवान ने तो दे दिया, लेकिन हम उसको कितना तराश रहे हैं, निखार रहे हैं, इसकी जरूरत के लिए गुरु के पास लोग सीखता है। तराशने की जरूरत तो भगवान की मूर्ति को भी टाइम बिल्कुल, उसको भी टाइम होती है। बिल्कुल। तो और कुछ आप बताएंगे राग वगैरह के बारे में? राग क्या होते हैं, कितने होते हैं? राग क्या होते हैं? संगीत में पहले तो अलंकार होता है। अलंकार सरगम है, पहले सारेगामा सब जानते हैं, पब्लिक आम पब्लिक, उसी सरगम से अलंकार। अलंकार मतलब उसी स्वर को तरह तरह वेरिएशन में सजाना, है ना। जैसे ज्वेलरी होता है, एक दूसरा नाम अलंकार को ज्वेलरी भी बोलते हैं, है ना। तो स्वर से सजाना अलग अलग वेरिएशंस में। तो अलंकार का रियाज करने से आपका गला तैयार होता है। अलंकार के बाद राग आता है, राग का दूसरा स्थान है, पहले अलंकार है। तो अलंकार जिसने साध लिया वो राग गा सकता है। अब राग बोले कि कितने तरह के राग, बहुत तरह के होते हैं, बहुत लोगों ने बनाया, अभी भी कंपोज करते हैं,
उसकी काउंटिंग हम पूरा एक्यूरेट नहीं बता सकते, क्योंकि कंपोज होता है राग और लोग कर रहे हैं। तो इस ढंग से सेकंड राग का आया। अब राग में क्या है, राग में आपकी डेप्थ का पता चलता है। अलंकार गला तैयार कराता है और राग में आपकी डेप्थ का पता चलता है कि संगीत में आप कितने टाइम से कितने चीजें सीखे हैं, आप कितने तरह के वेरिएशन करते हैं, आप कितने घंटे गा सकते हैं। राग ये होता है, फिल्मी गाना नहीं कि 5 मिनट में खत्म हो गया। राग को गाने के लिए कम से कम 1 आवर मिनिमम आजकल चल रहा है। पहले जमाने में 3 घंटे गाते थे एक राग, बड़ा ख्याल है, छोटा ख्याल है, तराना है ना, तो 2.5 से 3 घंटे गाते थे। अब 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब टाइम भी लोगों के पास कम है। 1 घंटे के अंदर फिर भी 40-50 मिनट्स जो भी है। तो राग, अगर कोई एक राग को 1 घंटे गा रहा है इस जमाने में, इसका मतलब उसने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग ली है, बहुत ही अच्छी साधना करी है, रियाज किया है। उसके बाद वहां से फिर लाइट का पैदा होता है, लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक समझ, जैसे सुगम संगीत आपका भजन गजल, जैसे अभी हम फोक सॉन्ग की बात कर रहे थे, पंजाबी है, फिल्मी है। लाइट म्यूजिक फिर आता है राग के बाद, क्योंकि राग से ही गाने पैदा होते हैं। जैसे कोई कंपोज करता है फिल्मी गाना, अब पहले जमाने में जो राग बेस्ड करते थे सब, अब तो राग बेस्ड थोड़ा अलग ढंग से करते हैं लोग। तो राग, लोग कहते हैं ना कि शास्त्रीय संगीत से थोड़ा राग बेस्ड है, क्लासिकल सॉन्ग लग रहा है, कहते हैं लैंग्वेज में बोल तो देते हैं क्लासिकल सॉन्ग। क्लासिकल सॉन्ग क्या होता है, वही चीज है, वो राग है, पूरा राग से लिया हुआ, राग बेस्ड है पूरा। पुराने जमाने जो मधुबन में राधिका नाची रे, सब क्या है ना, तो पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, सारी चीजें, बहुत सारी कंपोजिशन है जो राग बेस्ड होता था। तो फिल्म, अलंकार, राग, देन लाइट म्यूजिक, ये है 3 पार्ट। अच्छा, अभी भी जैसे हम कहते हैं, मतलब आई मे बी रॉन्ग, जो क्लासिकल म्यूजिक है वो इंडिया तो एक ही है, पर थोड़ा साउथ इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक का ज्यादा इन्फ्लुएंस है रादर देन नॉर्थ इंडिया। तो ये सही बोल रहे हैं। साउथ में है, आपका बंगाली फैमिलीज में भी है, और नॉर्थ इंडिया में हम देखा देखी म्यूजिक करते हैं, देखा थोड़ा देखी सा वाला, कि उनका बच्चा जा रहा है तो मेरा बच्चा भी करना चाहिए, है ना। वो लोग साउथ इंडिया में क्या है कि वो लोग समझते हैं इसको एक शिक्षा से जुड़ा हुआ, हम लोग नहीं समझते। हम लोग सोचते हैं इंटरटेनमेंट, एंजॉय, समझ रहे मेरे बात? राइट, हम डांस करेंगे म्यूजिक पे, हम लोग ये समझते हैं। तो एंजॉय तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंजॉय होता है, आदमी फ्रेश होता है, लेकिन आपने कहा साउथ इंडियन में ज्यादा है, वो बचपन से ही एक ऐड कर देते हैं कि नहीं, पढ़ाई के साथ साथ ये डांस करेगा, आर्ट करेगा, म्यूजिक करेगा, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, वो ऐड कर देते हैं एक बच्चे में, जो भी क्वालिटी है उसमें। उससे क्या होता है ना, फायदा क्या है, देखिए फायदा ये है कि इस जमाने में, डिजिटल जमाने में, अगर बच्चा बचपन से कोई इंस्ट्रूमेंट या गाना, कुछ भी कला को लेके चलता है, 4 साल 5 साल की एज में अगर आ गया, हैबिट पड़ गई 4-5 साल तक सीखने के बाद, तो वो गलत वे में जा नहीं सकता। पहला तो ये समझ रहे हैं, वो मोबाइल की दुनिया में नहीं ज्यादा जाएगा, कहेगा अरे उतना जो देख रहे हैं उससे अच्छा रियाज करें, अपना कुछ गाएं बजाएं, डांस करें। तो वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ पेरेंट्स मानते हैं उन चीजों को, हम लोग इंटरटेन मानते हैं। तो उनका फायदा क्या है कि वो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं ज्यादा, राइट, है ना। ये बच्चों की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है। हाँ, तो हम देख लें कि कितने भी जैसे सीईओज हैं ग्लोबल, कोई भी बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स, ये सब तो वो उधर से ही ज्यादा आते हैं। बिल्कुल। तो शायद इसका म्यूजिक का कंट्रीब्यूशन है। ये चीज समझ नहीं रहे हैं, लेकिन इसका बहुत फायदा मैं है। अभी समझी। सभी समझे, अच्छा ठीक है। लोग समझता नहीं है, लेकिन इसका मतलब बहुत फायदा है। बच्चे मतलब फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से अगर उसके अंदर चीज आ गया, 5 इयर्स बहुत होता है, 5 साल अगर उसमें डूब गया बच्चा, तो गलत करेगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं करेगा। अगर कुछ बने नहीं, अच्छा इंसान जरूर बनेगा, ये बात जरूर। क्योंकि म्यूजिक उनको रूट से जोड़ के हाँ। रखता है, और ये फ्लैशी पॉम्प एंड शो जो होता है उससे दूर रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट है, मतलब आई मीन इट्स अ फैक्ट। नॉर्थ इंडिया में ये प्रॉब्लम है, देखा देखी म्यूजिक होता है, जबकि उनको बचपन से एक आर्ट में डालने देना चाहिए। और कुछ भी, तबला है, गिटार है, गाना है, डांस है, पेंटिंग है, ये बच्चे को फोकस्ड करता है। ये समझते नहीं, आजकल के पेरेंट्स बस समझते हैं कि जाओ, अरे बहुत पढ़ लिया, थोड़ा डांस कर लो, म्यूजिक कर लो, उससे फिर बच्चे वो
एक स्टार्टिंग से भी हो जाता है, क्योंकि फिर यहाँ से कुछ प्लेयर्स निकलते हैं, वो खाना पीना, बॉडी बिल्डिंग, वहाँ पे फोकस है फिर। मतलब ठीक है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री बट वी हैव टैलेंट एवरीवेयर इन डिफरेंट फॉर्म्स। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बच्चों के लिए संगीत तो बहुत जरूरी, संगीत तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब इस जमाने में, और खासकर जो डिजिटली बच्चे बिजी हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए, अब आइज भी खराब हो रहा है उनका, हो रहा है, हेल्थ भी बैठे बैठे खराब हो रहा है, एक्टिविटी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं वीक तो हो रहे हैं ना। कहीं तो वो ओबेसिटी आ रही है, और चाहे हाँ। ऑनलाइन भी है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ चेस का, तो चेस ऑनलाइन बच्चे खेलते हैं या कोई भी गेम्स ऑनलाइन खेलते हैं, तो वो माइंड तो उनका चलो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, लेकिन बॉडी पे उसके इम्पैक्ट है। हाँ, वो चीज फायदे हो ही नहीं सकते। हमने आपसे बहुत बहुत कुछ सीखा है, मतलब शास्त्रीय संगीत से जुड़ना, कैसे बच्चे जुड़ रहे हैं, कैसे आप इतने सारे पेरेंट्स को, इतने सारे बच्चों को एक सही पाथ पर ले जा रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे माइंड बिल्डर्स की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतना टाइम दिया, बड़ी पेशेंस के साथ सुना मेरी सारी बातें। तो मैंने आपसे पेशेंस तो सीख ली है। अच्छा, मेरे से सीख लिया, अच्छा अच्छी बात है। चलिए, कुछ मिला आपको, है ना। पर ये म्यूजिक इतना सूदिंग है ना कि सारा दिन, सारा टाइम हम सुन सकते हैं और हम कभी बोर नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब इतना सूदिंग आइज को, मतलब लगता ही नहीं है कि आपके पीछे कुछ कॉन्सेंट्रेट वो है, कुछ बहुत संगीत सारी। जिसके पास है ना, वो अकेला नहीं है, ये तो है, क्या आप समझ लीजिए। मतलब पीछे क्या टेंशन्स हैं, क्या हाँ, life में सब problems रिलीज, हैं, खत्म। सब भूल जाते हैं। और ये भूलना जरूरी है इस जमाने में। लोग दिमाग में सेट करके चलता है, बीमारी का कारण वो भी है। वो भी है। भूलेगा नहीं ये सब चीजें, तो सोच के कितना चलोगे। जिंदगी बहुत खिलाता है, गेम खिलाता है, इसलिए संगीत ऐसी चीज है कि आपको कई चीज को रिलीज कर देता है ना। हमारे यहाँ बैठी हैं डॉक्टर सविता जी, वो समझ रहे हैं कि संगीत का क्या फायदा होता है ना। नहीं, मैं भी इनसे इंस्पायर हो रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। संगीत ही ऐसी चीज है कि आपका दोनों हेमिस्फीयर एक साथ यूज होता है, और इसी से हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। हैप्पी हार्मोन एंटी एजिंग। ओके, सो दैट्स द रीजन ऑफ योर ब्यूटी। So, आप scientific, I mean, you are a doctor, you can explain this in some medical terms also, how music is helping us. Yeah, of course. Music releases a type of hormone inside your brain, that is dopamine. And dopamine is a type of happy hormone that see, in your body, everything, every cell clear and tear is going on. Right. It means making and breaking. And if something breaks, then it releases toxins. That toxins accumulate in your body, and in different system, it propel you towards the aging. I mean, at the age of 30, you will look 40s, 50s, and also in the chronological age, आपकी लाइफ स्पैन भी कम हो रही है ना। Right. तो ये टॉक्सिन्स जो होते हैं, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। टॉक्सिन मतलब कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है आपके ऊपर, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। व्हाटएवर, मतलब अपार्ट फ्रॉम आप म्यूजिक भी, जैसे गुरुजी ने बोला कि म्यूजिक बच्चों को साउथ इंडिया में एक दैट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, Right. एक एजुकेशन की करिकुलम में है। तो दैट्स व्हाई कि आपने भी बोला कि वहाँ से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स के लोग आते हैं, डिफरेंट फैकल्टी में वो होते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल। क्योंकि ना, जब हमारे पास व्हेन आई वाज एमबीबीएस स्टूडेंट, ऐसा होता था कि साउथ इंडिया से एग्जामिनर आ रहे हैं तो हम लोग डरते थे कि वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो दैट इज द रीजन कि एक तो कंसंट्रेशन बनाता है, दूसरा कि म्यूजिक में है कि आप यू हैव टू ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आपको मॉर्निंग में उठना है, दैट द ग्रेटेस्ट थिंग ना, कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो आप मतलब अपने हेल्थ के लिए तो कुछ ना कुछ कर रहे हो। बिल्कुल। फिर आप रियाज करते हो, तो दैट इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिटेशन इज म्यूजिक। तो आप रियाज करते हो, तो आपके जो भी है उसके बाद आप अगर पढ़ाई करते हैं, या फॉर मी, आई एम डॉक्टर, आई एम गायनेकोलॉजिस्ट, I have to do emergencies, deliveries, because babies के आने का time ऐसा है 2 o'clock, 2 AM, 1 AM. So मतलब after attaching with the center और music से मैं
जो लगी हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम एफिशिएंट, क्योंकि 2 बजे रात में डिलीवरी कराने के बाद व्हेन आई रीच एट होम तो 4 o'clock कई बार हो जाता है, वॉश नहाते नहाते क्योंकि डिलीवरी के बाद में उसके बाद मुझे लगता है कि नाउ आई एम फ्रेश, अब तो रियाज करना है क्योंकि सुबह हो गई है, तो ऐसा भी होता है। मतलब ये म्यूजिक तो बहुत बड़ी चीज है और ये अपने घर में मैंने बच्चों में किया है, मेरे फादर ने मुझ में किया है। बट हाँ ये है कि लकीली और बैड लकीली व्हाट टू से कि गुरुजी मुझे एट द एज ऑफ 38 इयर्स मिले, बट म्यूजिक का फादर ने वो किया होता है, ही स्टडीज, वो जानते थे कि म्यूजिक का आपके पढ़ाई लिखाई पे असर होता है, तो इस तरह से मेडिकली भी ये जस्टिफाइड है। और हमारे यहाँ एक आईसीयू की कहानी है कि एक कोमा में था, एक कोई बुजुर्ग थे आफ्टर ब्रेन स्ट्रोक, उसके बाद उनको ना ईयर लीड दिया गया, ईयर लीड से वो उनको गाने सुनाए जाते। ओके, तो नाउ ही स्टार्टेड मूविंग हिज लिम्स, मतलब इस तरह से एक्टिवेट हुआ और कोमा से बाहर आ गए। तो साइंस में बाहर में तो बहुत स्टडीज हो रही है, यहाँ भी होते हैं। तो म्यूजिक का जो इज अ टाइप ऑफ थेरेपी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रागास जो है, जैसे शिवरंजनी राग है, वो हार्ट के आपको मेंटल इलनेस जो होता है, जो आपकी मूड की आजकल मूड इंस्टेबिलिटी होती है, बहुत सारी चीजें, इवन सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी लोग ले लेते हैं, तो उस तरह के मूड को स्टेबलाइज करता है। बहुत सारे राग है कि आपके हाइपरटेंशन में हेल्प करते हैं, आपके डायबिटीज में हेल्प करते हैं, आपके और ऑर्गन जीआई सिस्टम्स है उसको हेल्प करते हैं, इवन रिप्रोडक्टिव आई मीन जो बेबी करने का वो होता है उसमें भी म्यूजिक का रोल है, क्योंकि डाइवर्ट जब होता है ना माइंड तो गुड हार्मोन्स निकलते हैं और सिस्टम एक्टिवेट्स और वो अच्छे से फिर काम करता है। तो उस टाइम मदर भी जो म्यूजिक सुनती है तो बेबी में भी उसका असर होता ही होगा। हाँ बिल्कुल होता है। म्यूजिक में अगर बेबी को आप पहले लोग करते थे ऐसा कि बेबी आने के बाद ओम बोलते थे, कोई बुजुर्ग होते थे, दैट ओम इज अ टाइप ऑफ द फर्स्ट नाद इन द वर्ल्ड, फर्स्ट नाद दैट वाज म्यूजिक, तो ओम बोला जाता था उसमें कि बच्चे में ओम हमने बोल दिया जस्ट आफ्टर बर्थ, तो उनमें अपने आप संस्कार आना है, अपने आप धैर्य आना है, पेशेंस आना। अगर अनुशासन और धैर्य 2 चीजें आपकी लाइफ में है तो यू कैन अचीव एनीथिंग। मुझे लगता है हमारे बुजुर्ग ज्यादा समझदार थे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब विदाउट नोइंग उनको सब कुछ पता था, जो कि अब हम स्टडी करके उसको प्रूव कर रहे हैं, जो उन्हें पहले ही सही पता था। थैंक यू, आपने बहुत मेडिकल टर्म्स में इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, तो थैंक यू सो मच।